हेलो गाइस, यहाँ पे ईएसआईसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 93 पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर है, मैनेजर ग्रेड 2 है और सुपरिटेंडेंट है। तो अक्सर लोग यही समझते हैं कि एसएसओ पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है, लेकिन एक्चुअल में ये ग्रेड पे तो एक ही होता है, सबकी सैलरी वगैरह एक ही होती है और ग्रेड एक ही होता है। लेकिन इसमें जैसे पोस्ट है ना, जैसे आप देख रहे हैं सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर एसएसओ हुआ। ये एसएसओ जो होता है वो एक इंस्पेक्टर होता है। इसमें मैं इसको मतलब सेग्रीगेट करता हूँ किस तरह ये सब पोस्ट अलग होते हैं। तो और जैसे कि मैनेजर ग्रेड 2 होता है, वो ब्रांच ऑफिस में जो है वो मैनेजर होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं वो लोग। जिस तरह बैंक के ब्रांच मैनेजर होते हैं, उसी तरह ईएसआईसी की जो ब्रांच है ना, वहाँ पे मैनेजर होते हैं। उसके लिए मैनेजर ग्रेड 2 है। और सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट ये होता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो कि रीजनल ऑफिस में होते हैं और वो कार्यालय अधीक्षक उसको बोला जाता है। तो ये 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है और इसमें ज़रूरत के हिसाब से लोगों को एसएसओ बनाया जाता है, मैनेजर बनाया जाता है और सुपरिटेंडेंट बनाया जाता है। सो सब इंक्लूड जो है वो 93 पोस्ट में इंक्लूडेड है वो। तो ये क्लेरिफाई हो गया कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ये सिर्फ एसएसओ के लिए नहीं है, ये मैनेजर ग्रेड 2 के लिए भी है और सुपरिटेंडेंट के लिए भी है और एसएसओ के लिए तो है ही। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि स्केल पे जो है इसका ये 7 आता है लेवल इसका। इसमें 44,900 से 1,42,000 है। तो करीब करीब कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे टेलीग्राम पे कि इसकी सैलरी कितनी, क्या सीन है, एंड जो आएगी वो कितनी आसपास आ जाएगी। तो जो नया नया एसएसओ ज्वाइन करेंगे ना, उसको करीब करीब 65,000 के आसपास मिलेगी और धीरे धीरे इंक्रीजमेंट लगती जाती है तो वो इन सैलरी बढ़ती जाएगी। जैसे कि मेरे ऑफिस में है, मैं एसएससी में हूँ, आप सभी को पता है। तो मैं देखता हूँ 65,000 के आसपास जो नया है उन सबको मिलते हैं लगभग, और धीरे धीरे वो इंक्रीज होती रहती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि क्वालिफ़िकेशन है वो सब तो आप खुद भी एडवर्टाइजमेंट में देख लेंगे कि मतलब जो कोई भी डिग्री है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है वो देख सकते हैं, वो तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है तो वो तो ज़रूरी हो जाता है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो आप देख सकते हैं कि जैसे प्री का एग्ज़ाम होता है, प्री के एग्ज़ाम में वहीं बैंक की तरह ही 3 होता है। जैसे इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ होते हैं। तो वो सिमिलर बैंक की तरह के एग्ज़ाम का ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है मेंस में। जैसे आप देख रहे हैं कि सिमिलर वैसे ही है। एक अलग चीज़ इसमें ये होता है कि फेज़ 3 में कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो ये बहुत इजी होता है कंप्यूटर स्किल टेस्ट। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, थोड़ा स्पीड है, तो आराम से आप उसमें पास कर जाएंगे। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिस्क्रिप्टिव में भी जो है ये 50 नंबर का होता है। तो स्पेशली इसमें ये दिया हुआ है कि जैसे आप देखें क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है प्री में जो है जो मिनिमम हर एक कैटेगरी के ये रहता है। जैसे यूआर कैटेगरी के लिए 45% है। तो इसमें जैसे कि आप हर एक सेक्शनल कट ऑफ होता है। तो जैसे आपको रीजनिंग में 40 है ना, तो 45 के हिसाब से आपको 22 नंबर लाना पड़ेगा। इंग्लिश में आपको जैसे देख रहे हैं 30 नंबर की इंग्लिश है, तो सॉरी 40 नंबर की इंग्लिश है, तो आपको उस हिसाब से 45 के हिसाब से फिर वहीं 22 नंबर के आसपास लाना पड़ता है। 60 नंबर की रीजनिंग है तो आपको उस हिसाब से नंबर, मतलब ये है कि 45% आपको हर एक सेक्शन में मार्क्स लाना ही है अगर आप जनरल हैं तो। उसी तरह से ओबीसी के लिए 40% है और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है और 35% जो SC ST एक्स सर्विस मैन के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 30% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये निर्धारित किया गया है। तो ये सेक्शनल कटअप का ध्यान रखना होगा। और ये जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जैसे 50 नंबर का कंप्यूटर स्किल टेस्ट है तो उसमें आपको सिर्फ 17 नंबर लाना है अगर जनरल है तो वो एकदम अच्छा होता है, आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से
ये 50 में से आप 45% आप डिस्क्रिप्टिव में लाना होता है 22 नंबर, तो आप वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी पास हो जाएंगे, बशर्ते क्या है कि आप उसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। तो स्पेशली ध्यान रखना है कि सेक्शनल कट ऑफ का ध्यान रखना है। और प्री में जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मान लीजिए अभी जैसे 93 है, तो 930 बच्चे जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और उसमें से अगर देखा जाए तो फिर 1:5 में कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव के लिए क्वालिफाई करेंगे। मतलब जितने आदमी 930 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, उससे आधा आदमी जो है वो अगले फेज में जाएंगे। तो मान लो उस हिसाब से 5 या 15 9 5 45 46 में करीब करीब जो है 500 415 415-20 बच्चे जो है वो आराम से 450 के आसपास वो कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे। और बाद में फाइनल जो मेरिट बनेगा वो 93 लोगों का बनेगा। ये वैकेंसी बढ़ घट सकती है, इसमें ये नहीं है कि एग्जैक्टली 93 है तो 93 हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे 2011 में ऐसा हुआ था कि 43 वैकेंसी आई थी और लेकिन उसको बढ़ा करके 73 कर दिया गया था। तो ज़रूरत के हिसाब से ये बढ़ घट सकती है वैकेंसी, ज़रूरी नहीं है कि 93 ये टेंटेटिव वैकेंसी है। ये घटने की तो कोई चांस लगभग नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ वैकेंसी इसमें इंक्रीज हो जाए। तो बेसिक चीज़ें ये हो गई। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मेनली जो आप कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी सेंटर दे सकते हैं जो सेंटर ये एसएससी से के द्वारा दिया गया है। तो उस सेंटर के हिसाब से आप कहीं भी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो ये 21 से 27 साल तक रखा गया है, जो कि आपको 12/4/2022 तक जो है ये क्लोजिंग डेट है, 21 से 27 के बीच में होना चाहिए। तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC/ST के लिए 5 साल के लिए है, OBC के लिए 3 साल के लिए है, और PH के लिए आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ये UR के लिए 10 साल, इसी तरह से एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो और खासकर यहाँ पे एक क्लॉज आप देखेंगे 5 नंबर पे आप देख सकते हैं कि ESIC एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सर्वेंट जो लगातार 3 साल से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि UR कैटेगरी के लिए 40 साल तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, OBC के लिए 43 और SC/ST के लिए 45। अपने हिसाब से वो आप देख सकते हैं। इसका एग्ज़ाम का जो लिंक इसका जो खासकर अप्लाई का लिंक आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12/4 से चालू हो जाएगा, 12 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ये अप्लाई होगा, और 12 मार्च से जो है ये एप्लीकेशन लेना चालू हो जाएगा करीब करीब। तो बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता दिया हूँ, इसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा तो वो समझ लीजिए मई समय इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। और स्पेशली इनका ना ये टारगेट है कि इस साल के लास्ट में ना ज्वाइनिंग दे दिया जाए, इसीलिए इस प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। जैसे UDC का एग्ज़ाम अभी 19 तारीख को है, एस्ट्रोनो का 20 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उसका भी इसीलिए बहुत फास्ट करवाया जा रहा है कि इस साल के लास्ट तक जो है ज्वाइनिंग सबको मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्पेशली खासकर अभी जो जिसका UDC का एग्ज़ाम है वो अपना खासकर जीके देखते रहें, ज़्यादा दिन नहीं है, और स्पेशली जीके में करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। और कुछ क्वेश्चंस जो आप मेंस के लिए करेंगे उसमें ना आप अभी इंश्योरेंस का कुछ ऐसा कुछ खास पूछता नहीं है, लेकिन जब मेंस होगा ना तो उसमें कुछ इंश्योरेंस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि ESIC जो है वो इंश्योरेंस रिलेटेड ही है। उसका एक्ट जो है जिस 1948 एक्ट के तहत ये ESIC को बनाया गया है। तो ये ESI एक्ट को भी एक बार देख लीजिएगा, मतलब ब्रीफ में देख लीजिएगा इसमें ESI एक्ट में क्या बेसिक चीज़ें हैं। जैसे कंट्रीब्यूशन लोगों का करता है जो कि 0.75% एम्प्लॉय का रहता है, एम्प्लॉयर का जो है 3.25% कंट्रीब्यूशन, टोटल 4% जो है कट के ESIC के पास आता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक देख लीजिएगा, और खासकर करंट अफेयर्स से फोकस कीजिएगा। जो जैसे आप सबको पता है कि लेबर मिनिस्टर के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि भूपेंद्र जी अभी लेबर मिनिस्टर है, लेबर सेक्रेटरी कौन है, ये सब पढ़ सकते हैं आप। तो इससे से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो लेबर मिनिस्ट्री के बारे में भी कुछ पढ़ सकते हैं आप। और ख़ासकर जीके पे फोकस कीजिए। और प्री जो इसका आता है मैं बता रहा हूँ UDC के लिए,
वो एकदम से कलर क्लेवर का आता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो अगर आपको इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि आप सब, अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाता हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि मैं ESIC में ही हूँ, तो कोई कोई भी इन्फॉर्मेशन इस तरह का लगता है जो कि यूज़फुल है आप लोगों के लिए, तो मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।